Hello friends, myself Bhuvnesh and you are watching me on your favorite educational content channel, that is Vidyashri Academy. What we are going to study today, that is basic concepts of national income. Yes, this is the concept which is related to my macroeconomics part. When we are concerning about the syllabus of 12th class, that is divided into two parts, that is माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स. जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंदर आता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा डिफाइन करती है पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में. पूरी कंट्री की जब इकोनॉमी एज अ होल हम लोग उसको स्टडी करते हैं तो हमारे अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को माना जाता है. इसी को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर काउंट भी करते हैं. जैसे नेशनल इनकम को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच के अंदर आएगा. यस, इट इज़ राइट. Before starting the chapter, there is a simple request from our side to please subscribe the channel to be stay tuned with us for the further information and for further informational videos also. आगे चल के बात करते हैं नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर नेशनल इनकम किस तरीके से किसी नॉर्मल इंसान से अगर पूछा जाए कि हम जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में कोई खास नॉलेज ना हो जिसको, उससे अगर पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या होती है तो वो रिप्लाई करेगा किसी कंट्री की इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है, बिकॉज नेशनल इज रिलेटेड टू द कंट्री. तो कंट्री की इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ राइट सिनेरियो. अगर हम लोग देखें कंट्री की इनकम को यदि टोटल कर दिया जाए तो वो नेशनल इनकम ही कहलाएगी. बट जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और थोड़ी सी डीप स्टडी की बात करेंगे तो नेशनल इनकम को कई लोग जीडीपी के साथ भी जोड़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ में, जिसके अंदर कहा जाता है अ सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एंड अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. उसके लिए हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वो होते हैं 4 प्रोडक्शन के फैक्टर्स. अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी फैक्ट्री लगाने के लिए, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी मशीन्स चलाने के लिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी क्या कह सकते हो कि बैंक से आपको लोन वगैरह लेने पड़ेंगे, और लास्ट में जाकर के आपको एंटरप्रेन्योर जो कि इन सब चीज़ों को करेगा, एंटरप्रेन्योर या कि ओनर, वो क्या कहते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है. तो इन 4 चीज़ों के लिए आपको 4 पेमेंट्स भी करने होते हैं, रीपेमेंट्स भी करने होते हैं. जैसे अगर आपको लैंड का अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए आपको रेंट पे करना पड़ेगा. लेबर का अरेंजमेंट करना है तो उसके लिए आपको वेजेस पे करने पड़ेंगे. इसी तरीके से कैपिटल का अरेंजमेंट करना है तो आपको उसके बदले में, लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एंड यू हैव ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर हु इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग द दैट इज प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है. अब अगर हम लोग, ये तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हुआ थोड़ा सा, अगर हम लोग इसी रीपेमेंट के टोटल लगा दें, इसी रीपेमेंट को टोटल लगा दें तो वो किसी ना किसी की इनकम बन जाती है. जैसे रेंट जो वो पेमेंट करेगा बिजनेसमैन किसी ना किसी लैंड के बदले में, वो उसके किसी दूसरे के लिए इनकम बन जाएगी. और इसी तरीके से लेबर को वेजेस पे करेगा तो लेबर के लिए वो इनकम बन जाएगी. और इसी तरीके से इंटरेस्ट को वो पे करेगा तो वो भी इनकम बन जाएगा. एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो द इनकम ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, इसी तरीके से इन चारों इनकम्स का यदि हम लोग टोटल लगा देंगे तो देन इट विल बी कंसीडर एज नेशनल इनकम. ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में अपन स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बट इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि नेशनल इनकम की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से नेशनल इनकम को एसेंशियल मानते हैं हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए. सबसे पहले 1934 के अंदर साइमन क्यूजनेट्स ने पहली बार नेशनल इनकम के डाटा को हमारे लिए इंपॉर्टेंट बताया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यदि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं किसी कंट्री की तो हम लोग कह सकते हैं कि नेशनल इनकम की अगर ग्रोथ हो रही है तो कंट्री की भी ग्रोथ हो रही है. वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग जो नेशनल इनकम को के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, हमारे पास में पर कैपिटा इनकम है दैट इज PCI जिसको बोलते हैं हम लोग. नेशनल इनकम को यदि टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल जाती है. उसको भी हम लोग नेशनल ग्रोथ के लिए या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंसीडर करते हैं. बट साइमन कुजनेट्स ने बताया कि नेशनल इनकम एक ऐसा क्या कहते हैं पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. चलिए उसको आगे थोड़ा सा देखते हैं. उसको आगे देखने को पता चलेगा आपको कि सबसे पहले इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो एफर्ट किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 के अंदर. दादा भाई नौरोजी 1868 के अंदर उन्होंने नेशनल इनकम को पहली बार इंडिया के अंदर कैलकुलेट किया था. ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा बिकॉज सो मैनी टाइम्स द क्वेश्चन आर रिपीटेड फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो.
आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो विलियम डिग्बी ने 1899 के अंदर इसको कैलकुलेट किया। फिंडले शिरास ने 1911, 1922 एंड 1932 के अंदर इस बात को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था या फिर नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझाया था। अगर हम लोग बात करें 1921 के अंदर, तो शाह एंड खामर, दीज आर द टू पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो। When we talk about the 1925 to 1929, Dr. V.K.R.V. Rao was also the person who has calculated the national income at his time. Now उसके बाद में लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं C.R. देसाई। इन्होंने भी 1931 से लेकर के 1940 तक जितनी भी नेशनल इनकम्स को कैलकुलेट किया है या फिर उन्होंने अपना योगदान दिया है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, C.R. देसाई ने। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। बट आफ्टर 1949, एक 1949 के बाद में हम लोगों ने एक कमेटी फॉर्म करी। किसके चेयरमैनशिप के अंदर? नाम था उनका पीसी महालनोबिस। ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस कि किसकी चेयरमैनशिप के अंदर वो कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए। तो पीसी महालनोबिस वाज द पर्सन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड द नेशनल इनकम्स कैलकुलेशन। उसके बाद अगर बात करें हम लोग साइमन कुजनेट्स की, तो साइमन कुजनेट्स जो थे वो उसके एडवाइज़र माने गए थे। जो कमेटी बनाई गई थी उसके एडवाइज़र बने थे साइमन कुजनेट्स। वही साइमन कुजनेट जिसने 1934 के अंदर बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंडिकेटर होती है नेशनल इनकम। आगे चल के कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो पता चलेगा आपको 1956 के बाद से, फ्रॉम 1956 और ऑनवर्ड्स अगर हम लोग बात करें तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई दैट इज नोन एज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO को बोलते हैं हम लोग, जिसको आजकल जितने भी नेशनल इनकम के डाटाज रिलीज किए जाते हैं या फिर नेशनल इनकम या फिर जितनी भी GDP हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया या फिर इकोनॉमिक डाटाज जितने भी रिलीज किए जाते हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइड से, तो वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ही रिलीज करता है। उसके पास ही ये जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें नेशनल इनकम के अंदर सीखनी है। इस चैप्टर के अंदर यदि हम लोगों को नेशनल इनकम के बारे में समझना है, और बहुत सारी लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जैसे मार्शल ने अलग डेफिनेशन दी है, फिंडले शिरास ने अलग डेफिनेशन दी है, फिशर की डेफिनेशन अलग है, पिगू की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, साइमन कुजनेट्स की भी डेफिनेशन है जिन्होंने ऑलमोस्ट सेम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो कंज्यूम किए जाते हैं, और साथ साथ उनको क्या कहते हैं, जब मटेरियल और नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर काउंट किया जाता है या फिर सर्विसेज को भी उसके अंदर जोड़ दिया जाए, तो उसके सम टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। ये इस तरीके की अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग वर्ड्स के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू दोज डेफिनेशंस हम लोग कुछ बातें इसके अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम को बहुत आसान शब्दों में समझ सकें। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे सामने आता है कि नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू द इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री की इनकम को यदि हम लोग जोड़ देते हैं या फिर नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना है तो किसी कंट्री की इकोनॉमी को हम लोग जोड़ देते हैं, किसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वो नेशनल इनकम कहलाती है। पहली बात तो किसी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ को अगर हमको समझना है तो नेशनल इनकम इज अ गुड इंडिकेटर। पॉइंट नंबर 2 आता है इसके अंदर, दैट इज नेशनल इनकम रिलेट्स टू अ फैक्टर टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड, नेशनल इनकम रिलेट्स टू अ फिक्स टाइम पीरियड, नॉर्मली अ फाइनेंशियल ईयर। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, जब भी नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपको देनी हो तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि नेशनल इनकम हम लोग हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेट करते हैं, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड की कैलकुलेट करते हैं। इंडिया के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक काउंट किया जाता है, इसलिए नेशनल इनकम भी हम लोग उसी पीरियड की कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं, हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं, वो लोग जो भी क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम लोग जोड़ दें, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की इनकम को यदि हम लोग जोड़ दें तो वो नेशनल इनकम कहलाई जाएगी। बट प्रेजेंटली कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर ऐड की गई हैं। बट प्रेजेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। आजकल के टाइम के अंदर यदि हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, so we are not only calculating the income of the residents of a country but also living also the persons who are living outside our country which are belong to our country is also included in the national income। वो लोग जो कि हमारी कंट्री में नहीं रहते हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के, बाहर जाके रहते हैं, वो लोग अगर इनका कोई इनकम कमाते हैं
और वो लोग हमारी ही कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर उनकी इनकम को भी हम लोग जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर नेशनल इनकम के अंदर। इसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA। ये कॉन्सेप्ट है जो कि दो तरीके से निकाला जाता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड द पर्सन्स हु आर लिविंग आउटसाइड द कंट्री एंड फाइंडिंग द इनकम एंड कैलकुलेटिंग देयर इनकम्स, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये भी नेशनल इनकम का ही पार्ट हो जाता है। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। नेशनल इनकम इज रिलेटेड विद प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कहने का मतलब यह है कि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख करके ही की जाती है। जैसे कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होता है, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट यानी ऐसा इवेंट जो जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ को काउंट कर सकते हैं या फिर मनी के फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी बात होती है नॉन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे घर के अंदर हमारी मम्मा होती हैं या फिर क्या कहते हैं सिस्टर्स होती हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो घर में रह करके सिर्फ अपने एक हाउसवाइफ का काम करता है या फिर घर के काम करता है, उसके बदले में वो किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन या फिर मॉनेटरी क्या कहते हैं ना रिटर्न नहीं लेता है किसी चीज़ का, पैसे से रिलेटेड कोई रिटर्न नहीं मिलता है उसको, कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई वेजेस नहीं मिलते, किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती। तो ऐसी क्या कहते हैं एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स वी ओनली कंसीडर द वैल्यूज विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इसके अंदर काउंट नहीं करते या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को हम लोग इसके अंदर काउंट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को खरीदने के बाद में उसको पहले बनाया जाता है और बनाने के लिए कुछ एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उस प्रोसेस के अंदर जब तक वो रहता है वो प्रोडक्ट, तब तक वो क्या कहते हैं फाइनल गुड्स बन के तैयार नहीं हो जाता, तब तक के लिए उसको सेमी फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम की वैल्यू के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग सिर्फ नेशनल इनकम की वैल्यू के अंदर सिर्फ उन गुड्स को कैलकुलेट करते हैं जो बन के पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और वो क्या है, रेडी टू यूज़ है, हम लोग यूज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे गुड्स की वैल्यू को हम लोग नेशनल गुड्स इनकम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें हम लोग, तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिल्कुल तरह से यही कहा गया है इसके अंदर भी, इट मीन्स दैट प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट और सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आई होप यहाँ तक क्लियर हुई है बातें। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग 3 फैक्टर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आगे जाकर के हम लोग जब प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे नेशनल इनकम के अंदर, तो हमें 3 अप्रोचेस का सामना करना पड़ेगा। पहली अप्रोच होगी हमारी फैक्टर कॉस्ट, दूसरी अप्रोच होगी हमारी मार्केट प्राइस, और इस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसको भी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस तरीके से फैक्टर कॉस्ट से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करके मार्केट प्राइस तक पहुंच सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप मार्केट के अंदर खरीद के लाते हैं, प्राइस टैग जिसके ऊपर लगा रहता है, उस प्राइस टैग की वैल्यू के ऊपर जितना भी आप लोग सामान बार्गेनिंग वगैरह करते हैं और लास्ट में जो मार्केट प्राइस उसकी होती है, वो जिस चीज़ के ऊपर आपने उसको खरीदा है वो उसकी मार्केट प्राइस होती है, और उसी प्राइस को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी जितने में वो प्रोडक्ट बना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय। हमें सिर्फ उस इनकम से, उस प्राइस से मतलब है जितने में वो बिक रहा है, वो जितने में वो सामान बिक रहा है, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। पॉइंट नंबर 7, नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री की करेंसी को के अंदर ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। इफ वी आर फॉलोइंग द रुपीज करेंसी, देन वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओनली। इफ वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ यूएस, देन वी विल कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन द यूएस करेंसी, दैट इज यूएस डॉलर। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अंदर जब जिस करेंसी को हम रन कर रहे हैं, उसी करेंसी के अंदर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा,
नेशनल इनकम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर, डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर और एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको यदि हम लोग सम टोटल कर दें, उसका सम अप कर दें उन सब चीज़ों को, तो वो नेशनल इनकम कहला जाती है। एग्रीगेट को हम लोग सम भी बोल सकते हैं, ग्रॉस भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उसकी मॉनिटरी वैल्यू जो होती है या फिर पैसे से रिलेटेड जो वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस जो होती है, उसको यदि कैलकुलेट कर लिया जाए तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो सकती है। पॉइंट नंबर 9 जो है, नेशनल इनकम इज अ फ्लो एंड नॉट अ स्टॉक। इस चीज़ के बारे में हमें समझने से पहले ये समझना पड़ेगा फ्लो और स्टॉक होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड फ्लो, जिसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा आगे चल करके। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में अभी आपको बता देता हूँ। स्टॉक जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग फ्लो की बात करें तो एक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ तो स्टॉक की बात कर रहा हूँ। यदि मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, 9 मंथ्स के टाइम पीरियड की, तो उसे क्या बोला जाएगा, फ्लो बोला जाएगा। पॉइंट नंबर 10 पे बात करते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम जो है एक तरह का फ्लो होती है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको फ्लो बोला जाता है। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन नेट फॉर्म, दैट इज डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल इनकम और आउटपुट। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, नेशनल इनकम जो होती है उसके अंदर से हम लोग एक ऐसी हिडन कॉस्ट को माइनस करके रखते हैं जो कि डेप्रिसिएशन कहलाती है। एक कॉमर्स के स्टूडेंट अगर कोई है यहाँ पर तो अच्छी तरीके से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। किसी भी कैपिटल गुड्स की वैल्यू के अंदर डिक्रीज होना, वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। वैल्यू को डिक्रीज कैसे होती है, मान लीजिए कोई फर्नीचर है या फिर कोई भी मोटर व्हीकल आप खरीद कर लगे जाए, कोई गाड़ी आपने खरीदी है, उस गाड़ी को यदि आप लोग 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने, 6 महीने यूज़ करते रहेंगे तो उसके बाद में उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यदि आप लोग शोरूम से निकाल के किसी गाड़ी को लेकर के यूज़ करना भी शुरू कर दीजिए तो महीने भर बाद ही उसकी वैल्यू को मार्केट प्राइस से कम वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसके अंदर उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है ड्यू टू द यूज़। आपकी यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। ये एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है जो नज़र नहीं आता है, बट फिर भी हम लोग उसको फील कर सकते हैं जब क्या कहते हैं हम लोग उसको सेल आउट करते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो नेशनल इनकम के अंदर भी हम लोग जब कैपिटल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय के टाइम पर हम लोग कैपिटल गुड्स में से डेप्रिसिएशन वाले एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। तो उसके बाद में जाकर के हमारे पास जो नेट प्रोडक्ट आता है, नेट जो हमारे पास में इनकम आती है, उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो आई होप नेशनल इनकम का कुछ इंट्रोडक्शन आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी। हमने कुछ 10 पॉइंट्स निकाले थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको आप लोग आई होप समझ में आया होगा। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोग आप बाकी अगर के भी नए नए वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो बना रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आप लोगों को ध्यान से बता सकें कि क्या चीज़ और आगे जाकर ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे हमारे। इसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम, उसके अंदर हम लोग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि पहले उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग समझ करके स्टॉक एंड फ्लो को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए आप प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस and also subscribe the channel to be stay tuned and get the informational videos and more. Thank you. You can to the next class now. Thank you.